राम राम मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यह वीडियो मैं उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों और CAPF बल के जवानों के लिए बना रहा हूँ जो बिल क्लेम करने के लिए क्या क्या ज़रूरी हिदायतें होती हैं, बिल क्लेम कैसे करें, बिल क्लेम करने के दौरान कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी होती है और बिल क्लेम करने के लिए जो जो ज़रूरी कागजात होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, जिससे आप आसानी से बिल क्लेम कर पाएँ और आपका बिल रिटर्न ना हो और साथ ही बिल क्लेम करने के बाद आपका पैसा जो है वह जल्द से जल्द रिफ़ंड आ जाए। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। इससे पहले भी मैंने इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी वीडियो अपलोड किया है, एप्लीकेशन कैसे लिखें, किस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए और अन्य बहुत तरह के लाभ जो केंद्रीय कर्मचारियों को के लिए ज़रूरी होते हैं और उनको उठाना रहता है। अन्य तरह की भी जानकारियों से संबंधित कई वीडियो उपलब्ध हैं। आप लिस्ट में जा कर के जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको देख करके जानकारी ले सकते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। मित्रों, कई बार होता है कि घर पर कोई इमरजेंसी आ जाती है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, या खुद का भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, परिवार का भी स्वास्थ्य दिक्कत हो जाता है। तो स्वास्थ्य में जो परिवार का जो स्वास्थ्य खराब होता है और अपना स्वास्थ्य खराब होता है, फाइनेंशियल बहुत लॉस होता है। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल लॉस में हमारा जो मंथली बजट होता है वो बिगड़ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप बीमार पड़ते हैं, आपकी फैमिली का जो भी मेंबर बीमार पड़ता है, तो फैमिली मेंबर जो बीमार पड़ता है उसका एंट्री अगर आपके सर्विस बुक में है, सेवा पुस्तिका में है, और सेवा पुस्तिका में तो नाम दर्ज ही है, साथ ही में सेवा पुस्तिका में जो नाम दर्ज है वो आश्रित के तौर पे दर्ज है। सेवा पुस्तिका में नाम दर्ज होना अलग बात होता है, ये चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। सेवा पुस्तिका में अगर किसी सदस्य का नाम दर्ज है आपके परिवार का, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो आश्रित के ही तौर पर दर्ज है। आश्रित के तौर पर दर्ज होना अलग होता है और सेवा पुस्तिका में जो परिवार का विवरण होता है वो दर्ज अलग होता है। तो सेवा पुस्तिका में अगर आप आश्रित के तौर पे दर्ज कराते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा कैसे दर्ज कराना चाहिए आश्रित के तौर पे, और आश्रित में कौन कौन से लोग आते हैं वो बता देंगे। तो मेडिकल बिल क्लेम उन्हीं का होगा जो आपके ऊपर आश्रित है और आश्रित के तौर पे आपकी सेवा पुस्तिका में दर्ज है। उनका मेडिकल क्लेम बिल होता है, मेडिकल का जो बिल होता है वो क्लेम हो जाता है और आपको सारे पैसे रिफंड मिल जाते हैं, अगर आपने सही तरीके से बिल क्लेम किया है और सही सही दस्तावेज लगाए हुए हैं बिल क्लेम करने के दौरान। तो क्या होता है, जब आप खुद बीमार होते हो अचानक से या परिवार बीमार होता है, तो अगर आप आयुष्मान से संबंधित जो इम्पैनल हॉस्पिटल होते हैं उस लिस्ट में जितने भी हॉस्पिटल हैं उस लिस्ट में नहीं जा पाते हो, अचानक से ऐसा सिचुएशन आता है, या तो आपके घर के नज़दीक कोई ऐसे इम्पैनल लिस्ट में जो हॉस्पिटल हैं वो नहीं होते हैं और अचानक से आपको इलाज कराना पड़ता है, तो उसमें क्या करना होता है कि अगर आपके नज़दीक कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वो आयुष्मान इम्पैनल में शामिल नहीं है, और आपको अपना या परिवार का अचानक से ट्रीटमेंट उसमें कराना पड़ा, इमरजेंसी में, बहुत ही इमरजेंसी रही, और साथ में क्या कैसी कुछ ऐसी स्थिति होती है कि उसमें हम पैसा नहीं देखते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि जो नज़दीक में सबसे अच्छा हॉस्पिटल हो और रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, वहाँ पे जाके इलाज करवाइए आप निश्चिंत होकर। और इलाज के दौरान आप पूरी तरह से ये इस स्थिति में होते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो भी जैसे भी बताता है वैसे ही आप करते चले जाते हैं। उस दौरान हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हम या हमारे परिवार के सदस्य पहले स्वस्थ हो जाए। उस समय पैसा कोई नहीं देखता, चाहे जितना भी पैसा लगे, पहली प्रायोरिटी यही होती है कि हम और हमारे परिवार के सदस्य स्वस्थ हो जाएँ। जो भी दिक्कतें होती हैं, या अचानक से कोई दुर्घटना हो जाता है, या अचानक से कोई तबीयत किसी का ख़राब हो जाता है, तो पैसा नहीं देखते हैं। लेकिन आपको करना ये होता है, आप उस दौरान कुछ अतिरिक्त मत कीजिए। अगर आपको रिफंड करना है, सबसे पहले आप इलाज करवाते हैं, जो जितने भी कागज़ हैं सब कंप्यूटराइज़ लें, चाहे वो मेडिकल का बिल हो गया, और चाहे वो जाँच की पर्चियाँ हो गई, जो एक्सरे करवाते हैं, ECG करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, CT स्कैन कराते हैं, इस अन्य तरह की जितनी भी जाँचें होती है, ब्लड टेस्ट होता है, वो सारी जाँचें जो है वो कंप्यूटराइज़ जो होता है, जो बिल होता है कंप्यूटराइज़, सारी बिलों का कंप्यूटराइज़ होना चाहिए। हाथ का लिखा हुआ कोई बिल नहीं होना चाहिए, हाथ का लिखा हुआ बिल क्लेम नहीं होता है। तो और जो जिन्होंने जितनी मेडिसिन ली है वो सारी चीज़ें, और OPD जितना जितना आपका फ़ीस लगा है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और लास्ट में जब आप डिस्चार्ज होते हैं जो बिल डिस्चार्ज होने के बाद होता है, बेड का बिल होता है, डॉक्टर की फ़ीस होती है, सारी चीज़ों का बिल आप प्रॉपर अपने पास रखिए। और जब आप या आपका परिवार मेंबर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, तो सारे जो बिल होते हैं उस बिल पे डॉक्टर का साइन और मुहर करवा लीजिए, सारे बिल का। और एक आपने अचानक से इलाज करवाया हुआ है और गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और CAPF बल के जवान हैं वो इम्पैनल हॉस्पिटल में ही अपना और अपने आश्रितों का इलाज करवाएं, तो आप नहीं जा पाते हैं, तो गवर्नमेंट ये पूछती है कि आप क्यों प्राइवेट में गए, क्यों ऐसे हॉस्पिटल गए जो आयुष्मान में नहीं है। तो उनको बताने के लिए आपको एक काम करना होगा, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको एक मेडिकल का इमरजेंसी सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल इमरजेंसी सर्टिफिकेट होता है, वो
निर्धारित प्रारूप का होता है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, किसी को अगर ज़रूरत होगा तो वहाँ से ले सकता है। तो मेडिकल इमरजेंसी एक सर्टिफ़िकेट होता है, वो सर्टिफ़िकेट डॉक्टर द्वारा इश्यू किया जाता है। जब आप फाइनल इलाज करवा लेते हैं, बिल क्लेम करने के लिए वो सर्टिफ़िकेट बहुत ही ज़रूरी है। वह अगर सर्टिफ़िकेट आपके पास नहीं होगा तो आपका बिल क्लेम नहीं होगा, और ये गवर्नमेंट और आपका ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं मानेगा कि आपने अचानक से बीमार होने पर इलाज करवाया है। वो चाहता है कि आप आयुष्मान जो इम्पैनल हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके इलाज कराएँ। तो आप जो इमरजेंसी सर्टिफ़िकेट है वह निर्धारित प्रारूप का उसमें ले जा कर के हॉस्पिटल में बाकायदे भर करके क्या-क्या डिजीज़ था और मरीज़ का नाम और साथ में डॉक्टर का पूरा ब्यौरा उसमें रहता है, और वो डॉक्टर मोहर साइन करके लिख के बढ़िया से दे देगा। और वो कंप्यूटरकृत होगा, लेकिन जो भरने की चीज़ें होंगी वो तो हाथ से लिखेगा डॉक्टर और साइन मोहर करके दे देगा। आप सारे कागज़ का साइन मोहर हो गया है, अब आप आराम से किसी भी जानकार व्यक्ति से या आप अपने डिपार्टमेंट के जो आयुष्मान से संबंधित आयुष्मान कार्ड से संबंधित चीज़ों को देखता है उससे राय मशवरा लेकर के या खुद से भी आप बिल क्लेम कर सकते हो। अगर आप जानते हो तो बिल क्लेम करने का एक पोर्टल आता है, वहाँ पे जाके आप प्रॉपर बिल क्लेम कर सकते हो। अगर आपको जानकारी नहीं है, किसी जानकार व्यक्ति से जो पहले भी इस दशा से गुजर चुका है या उसको जानकारी हो इस बारे में, उससे राय लेकर के आप प्रॉपर बिल क्लेम करके उसमें सारी चीज़ें दर्शा दीजिए। पूरा जितना भी आपका खर्चा हुआ है आपका और आपके आश्रित का सारा उसमें दर्ज कर दीजिए रिफंड के लिए। और नीचे ऑटोमेटिक सारी जितने भी आपने बिल का और अलग-अलग अमाउंट डाला है टोटल अमाउंट आ जाता है, और सारे डॉक्यूमेंट जितने आपको इशू किए गए थे डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट के दौरान, सारे डॉक्यूमेंट को आप वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। प्रॉपर अपलोड करने के बाद आपका लास्ट में सबमिशन का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर दीजिए और आप फिर वेट कीजिए। और टाइम पे आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो बिल क्लेम किए रहते हैं उसका एक नंबर होता है। उस नंबर पे को ले वेबसाइट पे दिखाता है। अगर नंबर नहीं भी नोट किया है आपने, लेकिन नंबर आप हमेशा रखिए, क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि विभाग द्वारा बार-बार माँगा जाता है कि जिन कर्मचारियों ने बिल क्लेम किया है उनका रिफंड अभी तक जनरेट नहीं किया गया है वेबसाइट पे, उनके अकाउंट में नहीं आया है, तो वो डिटेल माँगता है कि आपका रिफंड किस प्रोसेस में पहुँचा हुआ है। तो आप अगर नोट किए रहेंगे तो फ़ायदा रहता है, और आप समय-समय पे वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि मेरा बिल प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है और क्या-क्या ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। अगर आपने प्रॉपर फॉलो किया है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। मुश्किल से 3 महीने के अंदर आपका मैक्सिमम, मेरा तो 3 महीने के अंदर आ गया था, लेकिन 3 से 4 महीने तक आपका रिफंड आ जाएगा जितना भी अमाउंट है। वो प्रॉपर चेक करके जो भी कंपोनेंट अथॉरिटी होता है वो प्रॉपर चेक करके बिल चेक करने के बाद आपका नीचे लिख देता है कितना अमाउंट सैंक्शन हो गया है। कुछ दिन बाद वो आपके अकाउंट में आ जाता है। और अगर टाइम पे चेक करते रहेंगे, कोई दिक्कत है बिल में या आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत आता है तो प्रॉपर उसमें देता है कि किस वजह से आपका फॉर्म अभी पेंडिंग में रखा गया है। तो चीज़ों की जानकारी आप फिर से दे दीजिए, आपका रिफंड आपके आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि जब वेबसाइट पे आप अपना ब्यौरा डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर होता है, जो आपने सैलरी अकाउंट होता है, आपका सैलरी अकाउंट, वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट पर जनरेट हो जाता है, और उसी जो आपकी सैलरी अकाउंट है उसी में आपका आयुष्मान बिल का टोटल रिफंड वापस आता है और आपका टोटल रिफंड वापस आ जाएगा। दोस्तों क्या होता है, जानकारी के अभाव में इतने पैसे खर्च होने के बाद एक-एक पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने हमें यह सुविधा दिया है कि आप जो इलाज करवाए हैं आप पैसे आपका रिफंड हो सकता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से अगर सुविधाएँ दी गई हैं तो आप उस सुविधा का लाभ ज़रूर उठाएँ। और कई दशा में ऐसा होता है हमें जानकारी नहीं होती है तो हम इस सुविधा का लाभ ही नहीं उठा पाते हैं, और हमारा सारा जो भी जितना भी इलाज में खर्चा होता है वो मिल नहीं पाता है। बाद में कोई और बताता है तो हमें पछतावा भी होता है कि काश मैंने ऐसे-ऐसे कर दिया होता तो मेरा रिफंड वापस आ जाता, मेरा इतना फाइनेंशियल लॉस नहीं होता। क्योंकि अचानक से मंथली बजट बिगड़ जाता है हम लोगों का, अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमेशा इसी तरह से उत्साह बढ़ाते रहें, और अगर कोई अन्य भी जानकारी चाहिए, अगर कोई जानकारी इसमें छूट रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट में लिख के देंगे। जब भी मुझे समय मिलेगा और भी मैं इसी तरह से वीडियो बना करके आपको अपडेट कर दूँगा, और कमेंट में बताने लग रहा है कमेंट में बता देंगे, और टेलीग्राम चैनल पर भी आप कुछ पूछ सकते हो, बता सकते हो वहाँ पे। और दोस्तों अगर इस तरह से चाहते हो आप समय-समय पे जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है जो आपके काम आ सके, और जो मुझे जानकारी है किसी भी चीज़ का वो आपके काम आ सके, तो आप इसी तरह से एप्रिसिएशन करते रहें। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरा यह चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का प्यार और मुझे मिलता रहे और मुझे उत्साह मिले कि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट होना। धन्यवाद। जय हिंद।